हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसआरएफ सत्यम मार्ग फाउंडेशन में मैं सत्यम सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग यूपी बोर्ड में ट्रांसलेशन के लिए हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन के लिए कुछ शब्दों को हम लोग यहाँ पे सीखेंगे और ढेर सारे शब्दों को सीखेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, और बहुत सारे शब्दों को, इंग्लिश वर्ड्स को हम लोग सीख लेंगे तो ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चाहे आप 10th में हो, 9th में हो, 11th में, 12th में, किसी में भी हो, अगर इंग्लिश का ट्रांसलेशन आपको करना है तो इंग्लिश की वोकेबलरी आपकी तो पता ही होनी चाहिए। तो हम लोग हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं यूपी बोर्ड में। ठीक है, तो उसकी समस्या से समाधान के लिए हम यहाँ पे कुछ शब्दों को सीखेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो ट्रांसलेशन वर्ड्स हैं ये सब, जो कि ट्रांसलेशन में यूज होते हैं और यूपी बोर्ड्स वालों के लिए है, यूपी बोर्ड वालों के लिए है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले वर्ड आता है स्पष्ट रूप से। क्या लिखा है? स्पष्ट रूप से। आपने जो कहा स्पष्ट रूप से वो सच है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वर्ड यूज करेंगे इंग्लिश का ऑब्वियसली। ऑब्वियसली, OBVIOUSLY, ऑब्वियसली बोलते हैं ना, ऑब्वियसली आपने जो कहा बिल्कुल सही है, यानी कि स्पष्ट रूप से आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट वर्ड है पर्याप्त। तो पर्याप्त का मतलब क्या होता है? जैसे कोई चीज है वो पूरा हो गया है, जरूरत से ज्यादा है, ठीक है, तो उसको कहते हैं, या जरूरत के हिसाब से ठीक है तो उसको कहते हैं पर्याप्त है। ठीक है, तो इंग्लिश वर्ड क्या बनेगा? इनफ। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई सामान है, आप कहेंगे इनफ गुड्स आर देयर, यानी कि ठीक ठाक, पर्याप्त मात्रा में चीजें हैं। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं यात्रा। यात्रा की इंग्लिश क्या होती है? जर्नी। ठीक है, तो जर्नी का यूज कहाँ पे करते हैं हम? यहाँ पे जर्नी, जैसे बोलते हैं कि कैसी रही जर्नी। जर्नी का मतलब यात्रा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे है कुटिया। कुटिया, पहले के समय में लोग झोपड़ी बना करके ऋषि मुनि रहा करते थे तो उसको कुटिया कहते थे। तो कुटिया की इंग्लिश क्या हो जाती है? कॉटेज। कुटिया की इंग्लिश क्या होती है? कॉटेज। देखिए, जहां पे डबल वर्ड ये अल्फाबेट रहा करे ना, थोड़ा सा उसको दबा करके बोलते हैं जिससे कि स्पेलिंग आपको याद हो सके। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉटेज। कॉटेज। ठीक है, तो ये डबल टी उसमें इंक्लूड हो जाएगा, आप स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या निकल करके आता है? कॉटेज। तो कॉटेज, COTTAGE, कॉटेज। कॉटेज का मतलब होता है कुटिया। नेक्स्ट नंबर पे है अवास्तविक। जैसे कोई चीज रियल ना हो तो उसको हम अवास्तविक बोलते हैं। रियल मतलब वास्तविक होता है, और अवास्तविक का मतलब होता है जो अनरियल हो। तो अवास्तविक की इंग्लिश क्या होगी? अनरियल। नेक्स्ट वर्ड है साहसपूर्ण। साहसपूर्ण, एडवेंचरस। साहसपूर्ण की इंग्लिश क्या हो जाएगी? एडवेंचरस। जैसे आपने बहुत ही साहसपूर्ण कार्य किया, इसका मतलब है कि आपने बहुत ही एडवेंचरस वर्क किया, यानी कि बहुत ही जोखिम भरा काम आपने किया, साहस भरा काम किया, तो उसको बोलते हैं एडवेंचरस। ठीक है, एडवेंचरस वर्क। नेक्स्ट है समाचार पत्र। समाचार पत्र की इंग्लिश क्या होती है? न्यूज़पेपर। ये तो आपको पता ही होगा। सभी तरह के, नेक्स्ट नंबर पे, जैसे कोई चीज है, सभी तरह की चीजें, तो सभी तरह का मतलब ऑल शॉर्ट्स, यानी ऐसी ही सारी चीजें, मतलब ऐसी ही सभी तरह की चीजें जो हैं वो हैं। तो इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? ऑल शॉर्ट्स। ठीक है, ALL ऑल, और SORTS शॉर्ट्स। सूचना। सूचना की इंग्लिश क्या होती है? इंफॉर्मेशन। बोलते हैं ना कि क्या सूचना है, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि क्या इंफॉर्मेशन है? व्हाट इज द इंफॉर्मेशन? ठीक है, इंफॉर्मेशन मीन्स हो गया सूचना। नेक्स्ट नंबर पे आता है संचार। तो संचार का मतलब होता है, संचार का मतलब होता है कि अपनी बातों को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना, उसको कहते हैं संचार। ठीक है, तो कई सारे मीडियम होते हैं अपनी बातों को दूसरी जगह तक भेजने के लिए, जैसे कि रेडियो है, और न्यूज़पेपर है, और फोन से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंट मीडिया हो गया, तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। तो न्यूज़पेपर भी संचार का एक साधन है। तो न्यूज़पेपर के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं? संचार, यानी कि कम्युनिकेशन। क्या कर सकते हैं इसमें? कम्युनी। तो दो वर्ड इसको पार्ट में करके याद करेंगे। कम्यू, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ? संचार। ठीक है, नेक्स्ट नंबर शिकायतें। शिकायतें की इंग्लिश क्या होती है? वैसे शिकायत की इंग्लिश तो कंप्लेंट होती है, जो आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पे शिकायत की इंग्लिश
ग्रीवेंस भी होता है, GRIEVANCE, ग्रीवेंस, ग्रीवेंस। तो ग्रीवेंस की मीनिंग जो होती है वो भी होती है शिकायतें। नेक्स्ट नंबर पे आता है समकालीन। तो समकालीन शब्द निकल करके आता है, जैसे इतिहास में, हिस्ट्री में समकालीन शब्द का जो ज्यादा यूज करते हैं, कि जैसे ये राजा उस राजा के समकालीन था, तो समकालीन की इंग्लिश क्या हो जाएगी? कंटेम्पोरेरी, कंटेम्पोरेरी। तो कंटेम्पोरेरी, कंटेम्पोरेरी, ये स्पेलिंग इसको इसकी बनाएंगे कंटेम्परेरी, ऐसे बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो कंटेम्पोरेरी ये स्पेलिंग आप लिखेंगे, तो कंटेम्परेरी समकालीन, कंटेम्परेरी समकालीन, जैसे ये राजा उस राजा के समकालीन है, यानी कि कंटेम्परेरी है। नेक्स्ट विचार बिंदु। तो आपके विचार बिंदु क्या है? तो क्या बताएंगे इसके लिए कि आपका व्यू पॉइंट क्या है, व्हाट इज योर व्यू पॉइंट, ठीक है। तो व्यू पॉइंट का मतलब होता है विचार बिंदु। नेक्स्ट नंबर पे है सरकार। सरकार की इंग्लिश क्या होगी? कि सरकार अच्छा काम कर रही है या सरकार खराब काम कर रही है, तो उसके लिए क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट। तो सरकार की इंग्लिश होती है गवर्नमेंट। लोग गवर्नमेंट गवर्नमेंट बोल देते हैं, लेकिन इसकी स्पेलिंग क्या आप लिखेंगे? गवर्न, गवर्नमेंट, ठीक है, GOVERN, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं रस्म या फिर रीति रिवाज। तो रीति रिवाज का मतलब जो परंपराएं होती हैं, जो रस्में निभाई जाती है, जैसे कोई फंक्शन है तो उसको कैसे करना है, तो उसको हम रस्म बोलते हैं। तो रस्म की इंग्लिश क्या हो जाती है? ट्रेडिशन। रस्म की इंग्लिश क्या हो जाएगी? ट्रेडिशन। रस्म की इंग्लिश ट्रेडिशन। अगला वर्ड है सामान्य। तो सामान्य की इंग्लिश क्या होती है? जैसे कोई चीज बहुत ही सामान्य हो, साधारण हो, तो उसको बोलते हैं ये बहुत ही सामान्य सी बात है, तो उसको बोलेंगे ये बहुत ही ऑर्डिनरी बात है। ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी का मतलब होता है सामान्य, ठीक है। तो ऑर्डिनरी। नेक्स्ट नंबर पे आता है धार्मिक। तो धार्मिक शब्द की धार्मिक शब्द हिंदी है, बोलते हैं कि ये बहुत धार्मिक पर्सन है, यानी कि धार्मिक व्यक्ति हैं। तो धार्मिक शब्द का इंग्लिश क्या हो जाएगा? धार्मिक शब्द की इंग्लिश क्या होगी? रिलीजियस। धर्म का मतलब होता है रिलीजन, धर्म की इंग्लिश होती है रिलीजन, और धार्मिक का मतलब होता है रिलीजियस। रिलीजियस, रिलीजन से बना है, तो क्या निकल के आएगा? रिलीजियस, ठीक है। तो रिलीजियस, 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 धार्मिक। धार्मिक की इंग्लिश क्या हो जाएगी? रिलीजियस। नेक्स्ट नंबर पे आता है घुमक्कड़, ठीक है। पहले के समय में, हिस्ट्री में, जैसे बहुत सारे घुमक्कड़ जातियां हुआ करती थी, ठीक है। तो घुमक्कड़, तो घुमक्कड़ की इंग्लिश क्या हो जाएगी? वंडरर्स। क्या हो जाएगा? वंडरर्स। वंडरिंग का मतलब होता है घूमना, इधर उधर घूमना, जो फालतू के घूमते रहते हैं, या फिर काम से भी अगर जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं वंडरर्स, ठीक है। वंडरर्स मतलब होता है घूमना, घूमने वाले। नेक्स्ट नंबर पे है ज्ञान प्राप्ति। अब ये शब्द आप गौतम बुद्ध से कनेक्ट कर सकते हैं कि गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ, ठीक है। तो ज्ञान प्राप्ति की इंग्लिश क्या हो जाएगी? एनलाइटेनमेंट, 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 ठीक है। तो क्या बन जाएगा? NEN, लाइट, LIGHT, एनलाइटेनमेंट, एनलाइटेनमेंट, ठीक है। तो ये स्पेलिंग इसकी हुई, थोड़ी बड़ी स्पेलिंग है, ध्यान से याद करेंगे तो याद जाएगा। एनलाइटेनमेंट, एनलाइटेनमेंट का मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति। नेक्स्ट नंबर पे है संतुष्टि। संतुष्टि का मतलब होता है, जैसे कोई काम आप कर रहे हैं और वो काम अगर बहुत अच्छे से हुआ तो आपको संतुष्टि मिलती है। तो संतुष्टि का मतलब होता है, संतुष्टि की इंग्लिश क्या हो जाएगी? कि सेटिस्फाइड। जैसे कोई संतुष्ट हुआ तो सेटिस्फाइड, और संतुष्टि सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन का मतलब भी होता है संतुष्टि। यहाँ पे संतुष्टि का मतलब सेटिस्फाइड है, यानी किसी कोई व्यक्ति है जिसने कोई अच्छा काम किया है और वो बहुत ही सेटिस्फाइड है। तो सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड का मतलब होता है संतुष्टि। नेक्स्ट नंबर पे है नष्ट कर दिया, पूरा एकदम खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया, ठीक है। तो जैसे सुनामी आई, तो सुनामी में बहुत सारी प्रॉपर्टी बर्बाद हो गई, तो उसको बोलते हैं कि सुनामी ने बहुत बर्बादी मचाई, ठीक है। तो डिस्ट्रॉय,
सुनामी ने क्या किया, डिस्ट्रॉय किया। तो डिस्ट्रॉय का मतलब डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय, तो डिस्ट्रॉय का मतलब होता है बर्बाद करना या फिर नष्ट करना। ठीक है, तो डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड मतलब बर्बाद कर दिया, तो डिस्ट्रॉय का मतलब होता है बर्बाद करना, ये सेकंड फॉर्म हो गया। तो डिस्ट्रॉयड, ईडी लग गया, डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है नष्ट कर दिया। नेक्स्ट नंबर पे है गहनतापूर्ण, गहनतापूर्ण, गहनतापूर्ण मतलब गंभीरता से। ठीक है, जैसे आप अध्ययन कर रहे हैं, बहुत मन लगा करके अगर स्टडी कर रहे हैं आप, तो उसको कहेंगे कि गहनतापूर्ण पढ़ाई हो रही है, यानी कि इंटेंसली, क्या हो जाएगा, इंटेंसली, यानी कि आपकी जो स्टडी है वो इंटेंसली है, INTENSELY, इंटेंसली। नेक्स्ट नंबर पे है शिक्षा। ठीक है, तो शिक्षा की इंग्लिश क्या हो जाती है, एजुकेशन। शिक्षा का मतलब क्या है, एजुकेशन। शिक्षित लोग का मतलब क्या होता है, एजुकेटेड पर्सन। तो एजुकेशन वर्ड से बना हुआ है, ढेर सारे शब्द बनते हैं। ठीक है, जैसे एजुकेशनल थिंग्स, यानी शिक्षा से संबंधित चीजें, एजुकेशन, तो एजुकेशन पे ध्यान देंगे, एजुकेशन का मतलब शिक्षा। ठीक है, एजुकेट। तो इसके बाद आता है में शामिल करना। तो किसी चीज में शामिल करना, जैसे आपका एक ग्रुप है, तो उसमें आपने एक और दोस्त को शामिल कर लिया, तो शामिल करने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, इंक्लूड करना। ठीक है, तो इंक्लूड करना, इंक्लूड कर लिया, तो इंक्लूड करने का मतलब होता है में शामिल करना या शामिल करना। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे है इसके बदले में। जैसे मुझे ये कॉपी नहीं पसंद है, इसके बदले मुझे ये कॉपी पसंद है, तो क्या मतलब हो जाएगा, इसके बदले का मतलब क्या हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ, तो इंस्टेड एक साथ में है और ऑफ, इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड, INSTEAD, इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ का मतलब क्या हुआ कि में इंस्टेड ऑफ का मतलब के बदले में, यानी कि के बदले में या फिर इसके अलावा। ठीक है, इसके बाद, इसके बाद का मतलब क्या है, जैसे कि मैं पहले ये काम करूंगा, इसके बाद ये काम करूंगा, तो इसके बाद का मतलब क्या हो जाएगा, आफ्टर वर्ड्स। ठीक है, आफ्टर वर्ड्स, WARD, आफ्टर वर्ड्स। ठीक है, तो आफ्टर की स्पेलिंग हो जाएगी AFTER और वर्ड्स की स्पेलिंग हो जाएगी WARDS, आफ्टर वर्ड्स। ठीक है, इसके बाद आता है गद्यांश। ठीक है, तो गद्यांश की इंग्लिश क्या होती है, देखिए गद्यांश का मतलब होता है कि कोई लेसन है, उसमें से जो पैराग्राफ होते हैं उसको गद्यांश बोलते हैं, यानी कि गद्य का अंश। ठीक है, तो उसको इंग्लिश में पैसेज बोलते हैं, जैसे कि गिवन पैसेज। ठीक है, तो 2 पैसेज दिए जाएंगे, उसमें से कोई एक करना है, तो पैसेज का मतलब होता है गद्यांश। तो इंग्लिश में याद रखेंगे पैसेज, पैसेज का मतलब होता है गद्यांश। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर पे है उपयुक्त। उपयुक्त का मतलब कि जैसे आप के लिए अगर ब्लैक कलर की कैप जो है अच्छी लगती है, तो उसको बोलते हैं उपयुक्त। ठीक है, यानी कि किसी काम के लिए, जैसे कि ब्लैक पेन या फिर ब्लू पेन से लिखना उपयुक्त रहेगा, तो उपयुक्त का मतलब होता है सुटेबल, यानी कि आपके लिए ये चीज सुटेबल है, ये दवा आपके लिए सुटेबल है। सुटेबल का मतलब उपयुक्त है। ठीक है, तो सुटेबल मीन्स उपयुक्त, उपयुक्त की इंग्लिश सुटेबल। नेक्स्ट है स्वतंत्रता। ठीक है, तो स्वतंत्रता का मतलब होता है आजादी। स्वतंत्रता की इंग्लिश क्या हुई, स्वतंत्रता का मतलब क्या हुआ, आजादी। आजादी की इंग्लिश होती है, वैसे तो होता है फ्रीडम, लेकिन लिबर्टी का मतलब होता है एक तरीके से कंप्लीट, कंप्लीट फ्रीडम। ठीक है, तो लिबर्टी, जैसे फ्रांस की क्रांति हुई थी, द रिवॉल्यूशन ऑफ फ्रांस, तो इन 1789। ठीक है, तो उसमें 3 चीजें निकल करके आई थी, एक थी लिबर्टी, दूसरा फ्रेटर्निटी और तीसरा है इक्वेलिटी। तो 3 बातें निकल करके आई थी, तो जिसमें से एक था लिबर्टी। तो लिबर्टी का मतलब होता है स्वतंत्रता, आजादी। ठीक है, फ्रांस में बहुत दिक्कत हो रही थी, वो क्लास 9th में आप उसको ठीक से पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिबर्टी का मतलब होता है, लिबर्टी मीन्स स्वतंत्रता, आजादी। नेक्स्ट नंबर पे है विशिष्टता। जैसे आपका एक ग्रुप है, उसमें से कोई एक स्टूडेंट जो बहुत ही खास है, ठीक है, या मतलब पढ़ने में बहुत तेज है, या फिर वो बिल्कुल कमजोर है पढ़ने में, तो उसको हम कहेंगे कि बाकी के बच्चों में
और इस बच्चे में अंतर है, ठीक है, तो उसको कहेंगे डिस्टिंक्शन है। क्या है इसमें? डिस्टिंक्शन। तो डिस्टिंक्शन का मतलब क्या होता है? विशिष्टता, कोई खास बात, विशिष्टता। नेक्स्ट नंबर पे है सहनशीलता, ठीक है। जैसे बोलते हैं कि मैं इस बात को सहन नहीं करूंगा, मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा? टॉलरेट। तो टॉलरेट का मतलब होता है सहन करना, टॉलरेट का मतलब सहन करना। और अगर सहनशीलता आपके अंदर है, होना ही चाहिए, तो सहनशीलता, तो सहनशीलता की इंग्लिश क्या हो जाएगी? टॉलरेशन या टॉलरेंस। क्या हो जाएगा? टॉलरेंस। तो क्या स्पेलिंग बनेगी? TOLERANCE, टॉलरेंस। तो टॉलरेंस की हिंदी क्या होती है? सहनशीलता। सहनशीलता की इंग्लिश हो जाएगी टॉलरेंस। नेक्स्ट नंबर पे है अनुचित, ठीक है। अनुचित, जैसे ये काम ठीक नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि ये काम अनुचित है। तो क्या इंग्लिश बोलेंगे अनुचित की जगह पे? दिस इज इम्प्रॉपर वर्क, या दिस पार्ट इज इम्प्रॉपर फॉर दैट पोर्शन, ठीक है। तो इम्प्रॉपर का मतलब होता है अनुचित। नेक्स्ट नंबर पे विचार या राय। तो जैसे आपसे पूछा गया कि बताइए आपका विचार क्या है, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ये आपका ओपिनियन क्या है? तो ओपिनियन का मतलब होता है विचार, जैसे जो आप सोच रहे हैं किसी चीज के बारे में, ठीक है, किसी टॉपिक के बारे में। तो जैसे पोल्यूशन के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं, तो उस पर आपका ओपिनियन पूछा जाता है, आपके विचार पूछे जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ओपिनियन। ओपिनियन का मतलब होता है विचार या फिर राय। अंतर, अंतर का मतलब होता है डिफरेंस। अंतर का मतलब क्या है? डिफरेंस। जैसे दो बैग है, दोनों का कलर अगर अलग है तो हम कहेंगे कलर में डिफरेंस है। तो ठीक है, बैग सेम है लेकिन कलर में डिफरेंस है। या फिर किसी और बात को लेकर के आप बोल सकते हैं कि ये दोनों डिफरेंट हैं, अलग हैं, दोनों में अंतर है, तो उसको बोलेंगे ये डिफरेंस है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे है अभिव्यक्ति। अगर आप अपनी अपने विचारों को किसी भी माध्यम से दूसरों को बताते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अभिव्यक्ति, यानी कि आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। अभिव्यक्त करना, बताना, समझाना, उसको कहते हैं अभिव्यक्त करना। तो अभिव्यक्ति की इंग्लिश क्या हो जाएगी? एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सप्रेस करने का मतलब होता है अभिव्यक्त करना, और एक्सप्रेशन का मतलब होता है अभिव्यक्ति, यानी आप वो कर दिए हैं या कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप परेशान हैं, तो चेहरे पे एक उदासी सी रहती है, तो बोलते हैं कि फेस एक्सप्रेशन, आपका फेस एक्सप्रेशन बहुत ही डल है, यानी कि सैड है। अगर आप स्माइल कर रहे हैं, आप बहुत ही खुश हैं, तो उससे क्या होगा कि आपका, आप जो है बहुत ही, आपका एक्सप्रेशन बहुत ही अच्छा है, ठीक है, आप खुश हैं। नेक्स्ट नंबर पे श्रोता। तो श्रोता की इंग्लिश क्या होती है? श्रोता का मतलब होता है सुनने वाला, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑडियंस, ठीक है। तो श्रोता का मतलब क्या होता है? सुनने वाला। तो जो सुनता है उसे श्रोता कहते हैं। ऑडियंस, तो क्या बोलते हैं उसको? ऑडियंस। देखिए ऑडियंस जो वर्ड है वो ऑडियो से बना है, ठीक है। ऑडियो, ऑडियो का मतलब आवाज होता है, ठीक है। तो इसको जो सुनता है उसको हम बोलते हैं ऑडियंस, ठीक है। AUDIENCE, ऑडियंस। ऑडियंस का मतलब होता है सुनने वाला, ठीक है। और क्रिकेट के स्टेडियम में जो देखने जाते हैं वहां पे, उनको ऑडियंस नहीं बोलते हैं, उनको व्यूअर बोलते हैं। व्यूअर, व्यू करने वाले, ठीक है, या स्पेक्टेटर्स, देखने वाले, ठीक है, व्यूअर बोलते हैं। VIEWER, व्यूअर। व्यूअर का मतलब होता है देखने वाले। और ऑडियंस जो होते हैं वो होते हैं सुनने वाले, ठीक है। तो क्रिकेट स्टेडियम में जो बैठते हैं उनको कभी जो है ऑडियंस नहीं बोलते हैं। ऑडियंस बोल रहे हैं तो वो गलत होता है, वो व्यूअर होते हैं, देखने वाले होते हैं, ठीक है। तो ये इतने वर्ड्स थे आज, इतना ही वर्ड हम लोग याद करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको 2 से 3 बार 4 बार अगर देख लेते हैं तो ये आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। और आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं पहले उसको मजबूत किया जाएगा, उसके बाद हम लोग ट्रांसलेशन पे चलेंगे, इंग्लिश ग्रामर भी हम लोग स्टडी करेंगे। धीरे धीरे करके बाकी सारी चीजें कंप्लीट की जाएंगी। तो नया चैनल है, सपोर्ट करिए, दूसरों को भी ये सब्सक्राइब करवाइए और उनको ये जो है टॉपिक शेयर करिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।